नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्पा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की सामान्य विज्ञान की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गुरुत्वीय त्वरण के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे डिफेंस के एग्जाम हो या रेलवे के एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम हो या राजस्थान से संबंधित जितनी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आपके राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, उन सभी में आपके गुरुत्वीय त्वरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है और गुरुत्वीय त्वरण जो जी है उसका मान ऊंचाई पर या गहराई पर, अंतरिक्ष में कितना होता है या पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, ध्रुवों पर कितना होता है, विषुवत रेखा पर कितना होता है, इन चीजों को समझेंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी होता क्या है। इसको समझने के लिए जैसे जब भी हम किसी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ते हैं, जैसे मैंने इस मार्कर को छोड़ा, जब भी हम किसी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ते हैं तो वो धरातल की ओर जाती है। और क्यों? क्योंकि उसको गुरुत्वाकर्षण बल लगातार नीचे की ओर खींच रहा है। जब भी किसी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो वह लगातार नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींच रहा है। और जैसे जैसे वह नीचे की ओर जाती है उस वस्तु के वेग में क्या होता है, वृद्धि होती है। वेग में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। ये जो वेग में वृद्धि हो रही है, अगर हम इसकी कैलकुलेशन प्रति सेकंड कर ले, प्रति सेकंड कर ले तो हमें क्या मिलेगा, गुरुत्वीय त्वरण जी मिल जाएगा। जी मिल जाएगा। जैसे किसी भी वस्तु को हम मुक्त रूप से छोड़ रहे हैं तो लगातार उसके वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। और वह वृद्धि ऐसे समझ लो कि 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हुई। तो अगर हम वेग में वृद्धि को प्रति सेकंड निकाल दें, अर्थात 1 सेकंड में कितनी वृद्धि हुई, तो क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 सेकंड का भाग देंगे, क्या बनेगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हमारा क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को हम मुक्त रूप से छोड़ रहे हैं तब उसके वेग में क्या होती है, वृद्धि। और यदि हम वृद्धि का कैलकुलेशन प्रति सेकंड कर ले तो वो हमारे क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। तो अब मैं गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा बोल रहा हूं कि किसी भी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ने पर उसके वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। तो अब इसको परिभाषा को हम लिखते हैं। इसकी परिभाषा एक बार मैं लिख रहा हूं। क्या परिभाषा है, किसी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ने पर उसके वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि, प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी, गुरुत्वीय त्वरण जी कहलाएगी, गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। और इसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम हमेशा स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक पूछे तो क्या होगा, इसको हम पढ़ते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और पीछे क्या आ रहा, त्वरण। इसका मतलब जो त्वरण का ऐसे ही मात्रक होता है वही आपके गुरुत्वीय त्वरण का ऐसे ही मात्रक है। तो त्वरण का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, त्वरण का ऐसे ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण का ऐसे ही मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? अब आपको पूछे कि गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो मेरे को एक बात बताओ, त्वरण किस प्रकार की राशि है?
तो आप कहते हो त्वरण तो सर सदिश राशि है, तो आपके गुरुत्वीय त्वरण भी क्या होगी, एक प्रकार की सदिश राशि होगी। गुरुत्वीय त्वरण भी एक प्रकार की क्या होगी, सदिश राशि होगी। इसकी दिशा हमेशा नीचे की ओर होगी। ये बात समझ में आ गई। हाँ, अब हम गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए थोड़ा देखना, ये पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। इस पर कोई भी गेंद है जिसको हमने ऊपर की ओर फेंका और वो गेंद नीचे की ओर आ रही है, और ये पृथ्वी से बहुत ही कम दूरी पर है। इस कारण ये जो डिस्टेंस है लगभग हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ले रहे हैं। इस गेंद और आपके पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी है वो हम क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, क्योंकि गेंद पृथ्वी की सतह के बहुत ही नजदीक है। इस कारण हम इसको क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं। तो ये जो गेंद नीचे आ रही है इस पे अभी दो बल लगेंगे, एक तो पृथ्वी और आपके इसके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक आकर्षण बल लगाती है। उस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पर एक तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो इस गेंद का अभी हम द्रव्यमान क्या मान लें, स्मॉल m, और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, और इसके बीच की दूरी क्या है आपकी कैपिटल R। तो इसके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या लगेगा, F बराबर कैपिटल G स्मॉल कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। इसको ये लगेगा कि नहीं लगेगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। एक तो ये बल लगेगा, दूसरा इस गेंद के बाहर के कारण एक और नीचे बल लगेगा, वो बल लगेगा F बराबर W बराबर mg। उस पर दो बल कार्य करें, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल जिसको नीचे खींच रहा है, और एक उसके बाहर के कारण बल लग रहा है F बराबर W बराबर mg। ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे। यहां पर कर रहे हैं तो mg बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। तो इस m से इस m कट रहा है, तो G बराबर क्या, R। ये G का हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। G का फॉर्मूला क्या आया, एक तो आपकी कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R का ऑल स्क्वायर। यहां पर G क्या है, G एक सार्वत्रिक स्थिरांक है, जिसका मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इस G का मान हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि G एक सार्वत्रिक स्थिरांक है जिसका मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इसका जो मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। और ये मान बताने वाला वैज्ञानिक था हेनरी कैवेंडिश, और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज भी की। और ये m क्या है, अभी हम इस G का जो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के लिए कैलकुलेशन करें तो ये आपके क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। अगर हम दूसरे ग्रह पर G का मान निकालते तो क्या होगा, उस ग्रह का द्रव्यमान होगा। और ये जो R है वो यहां पर हम पृथ्वी के लिए निकाल रहे हैं, तो पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है। अन्य ग्रह पर निकालते तो ग्रह की त्रिज्या होती। ये जो अभी हमारे पास फॉर्मूला आया है G का, इसमें हमें तीन चीजें दिख रही हैं। एक तो आपकी कैपिटल G दिख रहा है जिसे हम गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक बोलते हैं, एक कैपिटल M दिख रहा है जिसे हम ग्रह या पृथ्वी का द्रव्यमान कहते हैं, और तीसरा आपकी कैपिटल R दिख रहा है जिसे हम ग्रह या पृथ्वी की त्रिज्या कहते हैं। इस फॉर्मूले में कहीं पर भी स्मॉल m नहीं दिख रहा है, अर्थात फेंकने वाली वस्तु का द्रव्यमान वह इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा। अर्थात हम कहते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण G का मान फेंकने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि आप किसी हाथी को या किसी गेंद को एक ही ऊंचाई से फेंको तो वह समान समय में नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि
जी का मान आपके फेंकने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम एक गेंद को और एक हाथी को एक ही ऊंचाई से नीचे की ओर फेंक रहे हैं, तो सबसे पहले नीचे कौन जाएगा? तो दोनों एक साथ जाएंगे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दोनों के लिए क्या रहेगा? समान रहेगा, क्योंकि फेंकने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर नहीं करता है। तो फिर किस पे निर्भर करता है भाई? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर निर्भर करता है? तो फॉर्मूले में जो तीन चीजें दिख रही हैं, एक तो कैपिटल जी गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक पर, एक आपके कैपिटल एम ग्रह के द्रव्यमान पर, और एक आपके कैपिटल आर ग्रह की त्रिज्या पर। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एक गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक कैपिटल जी तथा ग्रह के द्रव्यमान कैपिटल एम तथा ग्रह की त्रिज्या कैपिटल आर पर निर्भर करता है। और साथ में नोट लिख लो कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान फेंकने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसको आप नोट लिख लो, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो उसका उत्तर होगा फेंकने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। चाहे आप इस डस्टर को फेंक रहे हो या इस मार्कर को, इनका द्रव्यमान अलग अलग है, फिर भी ये नीचे हम फेंकेंगे तो समान समय में नीचे पहुंचेंगे, क्योंकि फेंकने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर जी का मान निर्भर नहीं करता है। जी का मान आपके ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि आप पृथ्वी पर खड़े हो या चंद्रमा पर खड़े हो या बृहस्पति ग्रह पर खड़े हो, किस ग्रह पर खड़े हो उस पर डिपेंड करता है। बाकी पृथ्वी के लिए चाहे आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंको, उसके लिए जी का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। ये बात आप नोट कर लो। तो अभी तक हमने गुरुत्वीय त्वरण जी की परिभाषा, उसका ऐसे ही मात्रक वो कैसी राशि है और उसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले से हमें बहुत ही अच्छी बातें पता चली कि किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकालते हैं। यहां पर निकालते हैं। हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण जी का फॉर्मूला है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, और हमें इसकी कैलकुलेशन किसके लिए करनी है भाई? पृथ्वी के लिए। इस कारण हमें एक तो कैपिटल जी का मान चाहिए, वो हमें पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। दूसरा हमें पृथ्वी का द्रव्यमान चाहिए। पृथ्वी का द्रव्यमान वो कितना है भाई? आपके 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी है। और तीसरा हमें पृथ्वी की त्रिज्या चाहिए, पृथ्वी की त्रिज्या, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है भाई? 6400 किलोमीटर है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि त्रिज्या एक प्रकार की दूरी है और दूरी का ऐसे ही मात्रक मीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे भाई? मीटर में। तो 6400 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो आपको पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी का द्रव्यमान याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। और साथ में आपको गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक कैपिटल जी का मान तो याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब आप इस जी का मान, पृथ्वी के द्रव्यमान कैपिटल एम का मान और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर का मान इस फॉर्मूले में पुट करते हो, तो पृथ्वी की सतह पर जो जी का मान आएगा उसका मान होगा आपके 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये वैल्यू एग्जाम में बारंबार पूछी गई है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है भाई? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस बात को समझ लेना है। अब चलिए, हमें पृथ्वी की सतह पर तो पता चल गया। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होगा? तो उसका मान होगा 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान में क्या संबंध होता है, उस संबंध को देखना है। हमें पता है
कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण जी का मान 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इनमें संबंध क्या होगा, तो संबंध में लिख रहा हूं और इस संबंध को याद करना है कि जी चंद्रमा वो पृथ्वी के पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का क्या होगा, 6वां भाग होगा। इसको याद कर लेना कि चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण जी का मान पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग होता है, या आपके पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 होता है। इस बात को ध्यान रख लेना। अगर यदि आपकी पृथ्वी पर जी है तो चंद्रमा पर कितना होगा, g/6। इस बात को थोड़ा याद रख लेना। तो अभी तक हमने ये जो चीजें पढ़ी है, प्रत्येक चीज में से क्वेश्चन बनता है। जो बोर्ड पे लिखी है वो प्रत्येक चीज एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस के हो या एसएससी के हो या रेलवे को, उनमें पूछा गया है। गुरुत्व त्वरण का मात्रक पूछा गया है, गुरुत्व त्वरण कैसी राशि ये पूछा गया है, गुरुत्व त्वरण का फॉर्मूला हो सकता नहीं पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया है गुरुत्व त्वरण किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता है, ये पूछा गया। ठीक है। और साथ में पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण जी का मान पूछा गया, कितना होता है भाई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कभी कभार एग्जाम में पृथ्वी का द्रव्यमान तथा पृथ्वी की त्रिज्या भी पूछी है कुछ एग्जाम में, तो आपको पृथ्वी का द्रव्यमान याद रखना है 6 × 10⁻24 kg और पृथ्वी की त्रिज्या याद रखनी है 6400 किलोमीटर। लेकिन किलोमीटर में याद रखने से नहीं चलेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 64 × 10⁵ मीटर या 6.4 × 10⁶ मीटर, इसको याद रखना। और चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान भी याद रखना है 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण और पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण में क्या संबंध है, तो इस संबंध को याद रखना कि जी चंद्रमा बराबर जी पृथ्वी अपॉन 6, अर्थात पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान जी है तो चंद्रमा पर g/6 होगा, अर्थात 6वां भाग होगा या 1/6 गुना होगा। इस बात को याद रखना। ये हो गई, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी प्रोसेस अपनाए। मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं। चलिए अब हम कहते हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कि गुरुत्व त्वरण जी के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर हम किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाए या गहराई में ले जाए, ध्रुवों पर ले जाए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर ले जाए, पृथ्वी के केंद्र पर ले जाए या अंतरिक्ष में ले जाए, तो उस वस्तु के गुरुत्व त्वरण जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, इस बात को समझना है। हम पढ़ेंगे आपके गुरुत्व त्वरण जी के मान में परिवर्तन। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारी पृथ्वी है जो थोड़ी सी दीर्घवृत्ताकार है। ये इस पृथ्वी का केंद्र है जिसे हम O लिखेंगे। ये ध्रुव है और ये आपके विषुवत या भूमध्य रेखा है। ये पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां तक गुरुत्वाकर्षण
बल कार्य करता है। पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। और ऊपर क्या है? अंतरिक्ष है। इस बात को थोड़ा समझना। अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब आपको समझना है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0। और अंतरिक्ष में भी क्या होता है? 0। पृथ्वी के केंद्र तथा अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? 0 होता है। ये बात समझ में आ गई। और पृथ्वी सतह से अगर आप ऊंचाई पर जाते हो या आप गहराई में जाते हो, दोनों ही स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। दोनों ही स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? घटता है। इस बात को याद रखना। कैसे घटता अभी हम समझेंगे, लेकिन एक बार आप याद कीजिए कि पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर या गहराई में जाने पर जी का मान हमेशा क्या होगा? घटता है। अब थोड़ा समझना। ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ध्रुवों पर जी का मान मैक्सिमम अधिकतम होता है। यहां पर क्या होगा? जी मैक्सिमम अधिकतम होगा। कैसे होगा अभी हम समझेंगे। और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? मिनिमम, न्यूनतम होता है। अभी तक हमने गुरुत्वीय त्वरण के जी के मान में कैसे परिवर्तन होगा उसके बारे में कुछ जानकारी जुटाई कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, पृथ्वी के केंद्र तथा अंतरिक्ष में जी का मान क्या होता है? 0 होता है। तीसरी बात हमने बोली कि पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर या गहराई में जाने पर जी का मान सदैव घटता है। फिर हमने पढ़ा कि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है तथा आपके विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ये बात समझ में आ गई। अगर आपको ऊंचाई पर और अच्छी तरह पता करना है तो ऊंचाई पर जो जी का मान होगा वो घटेगा, लेकिन उसका फॉर्मूला आएगा जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। जैसे जैसे ऊंचाई का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी इसका वैल्यू पूरे का बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात है, इस ऊंचाई का मान बढ़ेगा तो इस पूरे की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आर का मान तो फिक्स है। ऊंचाई का मान बढ़ने पर इस पूरे का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और पूरे का मान बढ़ेगा तो इस एक में से धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा, कम होगा, कम होगा। अर्थात हम कहेंगे कि ऊंचाई पर जाने पर जी डैश का मान हमेशा क्या होगा? घटेगा। और गहराई में जाने पर जो फॉर्मूला है वो है जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी अपॉन आर, जहां पे डी क्या है भाई? डी आपकी गहराई है। डी आपकी क्या है? गहराई है। तो गहराई जैसे जैसे बढ़ेगी इस पूरे का वैल्यू इस एक में से निकलता जाएगा, कम होता जाएगा। परिणाम स्वरूप जी डैश का मान भी क्या होगा? कम होगा। तो आप चाहो तो ये दो फॉर्मूले याद कर सकते हो कि ऊंचाई पर जो जी का मान घटेगा वहां पर जी डैश जो नया मान प्राप्त होगा वो जी डैश बराबर क्या होगा? जी डैश बराबर जी कोष्टक 1 माइनस 2h अपॉन आर, जबकि गहराई में जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी अपॉन आर होगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि हमने पढ़ा कि ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? अधिकतम, और विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम। इस बात को थोड़ा समझते हैं। इसके लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। यहां पर पृथ्वी है वो आपकी क्या? दीर्घवृत्ताकार है। ये पृथ्वी का केंद्र है, और ये क्या होंगे? ध्रुव होंगे। और यहां पर क्या होगा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत या भूमध्य रेखा होगी, और ये केंद्र क्या होगा? ओ होगा। अब थोड़ा समझना, हमने गुरुत्वीय त्वरण जी का फॉर्मूला पढ़ा। क्या पढ़ा? जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर।
यहां से कुछ संबंध निकलते हैं। क्या संबंध निकलते हैं कि जी समानुपाती कैपिटल एम, मतलब गुरुत्वीय त्वरण ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ग्रह का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना जी का मान भी क्या होगा, अधिक। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कितना होता है भाई बृहस्पति ग्रह का, 22.4 आपके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना होता है गुरुत्वीय त्वरण बृहस्पति ग्रह का। कितना था भाई, 22.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये तो हमें पता चल गया कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और जी ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जो ग्रह बड़ा होगा उसका गुरुत्वीय त्वरण भी क्या होगा, ज्यादा। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। तो बृहस्पति का गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज्यादा है, 22.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां से देख रहे हैं दूसरा जी है वो आपके आर स्क्वायर की क्या व्युत्क्रमण अनुपाती, अर्थात आर मतलब दूरी। दूरी बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण जी घटेगा और दूरी घटने पर गुरुत्वीय त्वरण जी बढ़ेगा। दूरी के साथ गुरुत्वीय त्वरण का जो संबंध है वो उल्टा है। दूरी बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण जी घटेगा और दूरी घटने के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी बढ़ेगा। इस बात को थोड़ा समझना है, तो थोड़ा समझना। यहां से मैसेज चल रहा है, दूरी घट रही कि नहीं घट रही। विषुवत रेखा से कहां जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं। कहां से कहां, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो दूरी घट रही है तो गुरुत्वीय त्वरण जी बढ़ेगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दूरी घटने के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी बढ़ेगा और ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा, मैक्सिमम। फिर वापिस हम क्या कर रहे हैं, वापिस हम ध्रुवों से इधर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मार्कर को देख के ध्यान से, आपकी दूरी बढ़ रही है। इधर से इधर आने पर दूरी बढ़ रही है और दूरी बढ़ने का जी क्या होगा, घटेगा। जी क्या होगा, घटेगा। और यहां पर जो ये विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, यहां पर जी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, जी न्यूनतम। फिर वापिस हम यहां से चलेंगे, देखो यहां ज्यादा था, कम हुआ, कम हुआ, यहां तक कम हुआ, वापिस क्या होगा, वापिस देखो यहां से वापिस कहां जा रहा है, ध्रुवों की ओर। ध्रुवों की ओर जा रहे, दूरी वापिस क्या हो रही है, दूरी घट रही है। दूरी घटने के कारण वापिस क्या होगा, जी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब यहां पर जी का मान न्यूनतम प्राप्त हुआ, कम से कम, फिर वापिस जी का मान बढ़ रहा है और यहां से बढ़ना शुरू हुआ और जी का मान अधिकतम कहां पे प्राप्त हुआ, ध्रुवों पर। वापिस इधर आते वापिस घट रहा है। तो हमें ये दो बातें पता चल गई कि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है तथा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। और बातें क्या पता चली, और बातें पता चली कि आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी घटने के कारण जी का मान बढ़ता है। जबकि हम उल्टा चले ऐसे, ध्रुवों से वापस कहां जा रहे हैं, विषुवत रेखा पर। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा भाई, दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ने का जी क्या होगा, घटता है। ये बात समझ लेना। ये बात समझ में आ गई क्या, जो अभी हमने वहां पर समझी कि दूरी का गुरुत्वीय त्वरण जी के साथ उल्टा संबंध होता है और यहीं से कंसेप्ट निकलते हैं। 4 कंसेप्ट निकाला हमने, उसको थोड़ा नोट कर लीजिए। क्या, जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी घटने के कारण जी का मान बढ़ता है। बात समझ में आ गई। उल्टा चले, हम ध्रुवों से कहां पे आए, विषुवत रेखा पर। तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर दूरी बढ़ने के कारण जी का मान घटता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हम एक वस्तु को ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर ले जा रहे हैं, तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो सीधा सीधा आपको डायग्राम बनाना है ऐसा, और यहां पर आपको ध्रुव बनाने हैं और यहां पर क्या बनाना है, विषुवत रेखा। आप कैसे चलना है,
आप देख रहे हो कि दूरी बढ़ रही है तो जी क्या होगा, घटेगा। इस कंसेप्ट से ऐसे सवालों को सही किया जा सकता है। बाकी रटने पर चीजें कंफ्यूजन हो जाएगी, हमें इसको अच्छी तरह समझना है। तो यहाँ पर हमने जो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में क्या क्या तथ्य जुटे उसको मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। पहला तथ्य, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दूसरा, पृथ्वी के केंद्र तथा अंतरिक्ष पर जी का मान 0 होता है। तीसरा, पृथ्वी से ऊंचाई पर या गहराई में आने पर जी का मान घटता है। चौथा, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम तथा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम। पांचवा, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर दूरी बढ़ने के कारण जी का मान घटता है। फिर वापस ऐसे चले कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी घटने के कारण जी का मान बढ़ता है। इन 6 तथ्यों को आप नोट कर लीजिए और इन डायग्राम को एक बार बना लीजिए। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो हमें बात समझ में आ गई। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि पृथ्वी अपनी अक्ष के पारित घूम रही है, घूर्णन करी है। पृथ्वी अपने अक्ष के पारित क्या करी है, घूर्णन करी है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इस बात को समझते हैं। अभी हम पढ़ेंगे पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में परिवर्तन। हम सबको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष के पारित घूमती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। 24 घंटे इसका घूर्णन काल है, जिसे हम परिभ्रमण काल भी कहते हैं। 24 घंटे में पृथ्वी एक बार अपने अक्ष के पारित घूमती है और उसके साथ पृथ्वी पर जितनी वस्तु है वो भी घूम रही है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा। अब थोड़ा समझना, हम एक डायग्राम बना रहे हैं। ये पृथ्वी है जो थोड़ी सी दीर्घवृत्ताकार बनाते हैं। ये पृथ्वी का केंद्र है, ये आपके ध्रुव है और ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। यहां पर कोई वस्तु है P बिंदु पर, जो आपके विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के साथ थीटा कोण बना रही है, और ये वस्तु ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। और इस वस्तु पर इसके भार के कारण नीचे की ओर आपके एक बल लगेगा W बराबर mg। अब थोड़ा समझना, हम क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी अपने घूर्णन के अक्ष घूम रही है, तो वहां पर हम एक वस्तु ले रहे हैं। ये वस्तु विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के साथ थीटा कोण बना रही है तथा ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। तब जी का जो फॉर्मूला होगा, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो जी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा समझना, ये वस्तु घूमते 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 यहां से पार हुई, घूमते 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 कहां पर आ गई, ध्रुवों पर आ गई। तो मेरे को एक बात बताओ, कि यहां से चलना प्रारंभ करे और ध्रुवों पर आ जाए तो थीटा का मान कितना है? आप बोलोगे सर थीटा का मान 90 डिग्री है। थीटा का मान कितना भाई, 90 डिग्री है। और कॉस 90 का मान कितना होता है भाई, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे भाई। तो
तो ये पूरा का पूरा जीरो होगा कि नहीं होगा, इस कारण जी डैश किसके बराबर होगा, जी के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कहते हैं कि ध्रुवों पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो प्रारंभ में था वही रहा। कारण क्या है, थीटा कितना हो जाएगा 90, और फॉर्मूले में क्या रहा, कॉस आ रहा, और कॉस 90 का मान कितना था 0 डिग्री होता है। तो यहां पर आपको लिखना है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर परिवर्तित नहीं होता है। अब समझते हैं विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। अभी ये कहां पर है, विषुवत रेखा पर है। तो मेरे को बताओ ये जो है विषुवत रेखा के साथ कितना कोण बनेगा, ये वाला विषुवत रेखा पर है। तो विषुवत रेखा के साथ आपकी 0 डिग्री कोण बनेगा। और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान कितना था 0 होता है। तो यहां पर हम सॉरी cos 0 का मान कितना था 1 होता है। अब थोड़ा समझना, यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आपके जी डैश क्या आया, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आया। अर्थात जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण था इसमें से ये मान क्या होगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब हम कहते हैं कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में क्या आती है, कमी आती है। जी का मान हमेशा क्या होगा, कम होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। 2 बातें आप नोट कर लीजिए। पहली कि ध्रुवों पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्व त्वरण जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वहां पर थीटा कितना होता 90 और cos 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री। दूसरा, भूमध्य या विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में क्या आती है, कमी आती है। क्यों, क्योंकि वहां पर cos थीटा का मान कितना होगा 0 और cos 0 का मान कितना था 1 होता है। इस बात को थोड़ा समझना। अब थोड़ा और चीजें पढ़ते इसमें। आप इस फॉर्मूले को देखिए, यहां पर एक आ रहा ओमेगा, ओमेगा को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग। जिस वेग से वह वस्तु पृथ्वी की सतह पर घूम रही है उसको हम बोलेंगे कोणीय वेग। तो ये यदि ओमेगा का मान बढ़ता जाए तो क्या होगा, जी में से और वैल्यू माइनस होती जाएगी, इस जी में से और वैल्यू कम होती जाएगी। अर्थात हम कहेंगे जी के मान में क्या आएगी, कमी। तो कोणीय वेग ओमेगा के बढ़ने पर जी का मान क्या था, घटता। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और यदि जो वर्तमान में वह वस्तु जिस कोणीय वेग से घूम रही है, अगर कोणीय वेग 17 गुना हो जाए, कोणीय वेग कितना भाई 17 गुना हो जाए, तो आपके जी का मान कितना हो जाएगा, जी का मान कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। उस स्थिति में आपके भार का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु है उनका भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोणीय वेग को कितना गुणा किया जाए कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुओं का भार क्या हो जाए, 0। उसका उत्तर है 17 गुणा। तो आप ये बात भी नोट कर लीजिए कि यदि पृथ्वी का जो कोणीय वेग है उसको 17 गुणा कर दिया जाए तो पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुओं का आपके भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वहां पर क्या आएगी, भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। सभी वस्तुएं तैरती हुई नजर आएगी। अगर वहां पर हम कोई पाठ्यांक रखे, कोई तुला रख दे, तो वहां पर पाठ्यांक में जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। डोरी में कोई तनाव उत्पन्न नहीं होगा। और हमें खाना और पीना है तो हमें पेस्ट बनाकर शरीर में उस खाने और पानी को क्या करवाना, प्रवेश करवाना पड़ेगा। ये भारहीनता की क्या क्या सिचुएशन होती है हम आगे जब द्रव्यमान तथा भार का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये आपको समझना है कि यदि पृथ्वी के कोणीय वेग को 17 गुणा कर दिया जाए तो पृथ्वी पर भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। अर्थात सभी वस्तुओं का भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने कुछ चीजें आज ये पढ़ी है कि गुरुत्व त्वरण जी के मान में कैसे कैसे परिवर्तन हो सकता है। प्रारंभ में इस डायग्राम से कुछ चीजें सीखी, फिर इस डायग्राम से हमने कुछ चीजें सीखी, फिर हमने बोला कि पृथ्वी अपने अक्ष के पारित घूर्णन गति कर रही है, घूर्णन के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन था, उसमें हमने 2 चीजें सीखी। फिर अंतिम चीज हमने सीखी कि कोणीय वेग के अगर हम बढ़ा दे तो क्या होगा, हम बढ़ाते जी का मान क्या होगा, घटेगा। और अंतिम समय में 17 गुणा वाली बात सीखी। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की क्लासें अच्छी लग रही हैं या अल्फा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जितनी भी क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, अगर आपको वो पसंद आ रही हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें ताकि हम एक नई ऊर्जा के साथ काम कर सकें और हमारे चैनल की लिंक को अधिक से अधिक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उन पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस चैनल का लाभ प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।